गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। देखिए, हमने जो अपना 30 में से 30 क्वेश्चन को लेकर के 70 में से 70 मार्क्स का जो एक वंदे भारत सीरीज के नाम से पाठ्यक्रम शुरू किया है भौतिक विज्ञान 12th के पेपर के लिए, उसका मैंने कल की वीडियो में पहला सवाल वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को सिद्ध करा दिया था। लेकिन अब मैं आज उसी सीरीज का दूसरा सवाल, यानी कि जो मेरी वंदे भारत सीरीज थी, वंदे मातरम, ठीक है, तो उसके अंदर आज मैं दूसरा सवाल को लेकर के आया हूं और वो दूसरा सवाल जो है आपका बोर्ड की परीक्षा में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। अगर पूरा सवाल नहीं मिलता है तो सवाल में का कुछ ना कुछ भाग तो जरूर मिलेगा। तो आज कल तक हमने जो किया था तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को सिद्ध किया था, और आज हम जो करेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को ज्ञात करेंगे। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे अक्षीय स्थिति में हो चाहे निरक्षीय स्थिति में हो, मगर ये याद रखना कि तीव्रता को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? तीव्रता को निकालने के लिए जहां पर तीव्रता निकालते हैं वहां तक की दूरी, और जहां से निकालते हैं वहां पर आवेश की मात्रा को चाहिए होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में ब्रॉड पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हमको निकालनी है। ठीक है भाई, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं एक वैद्युत द्विध्रुव को लूंगा। ठीक है, आज एक काम करते हैं, चित्र को हम बीच में बनाते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे और थोड़ी कैलकुलेशन राइट हैंड साइड पर करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव को बना लिया। ये एक मैंने लिया आवेश, ये दूसरा मैंने आवेश लिया। क्या आवेश हो गए? 2 आवेश हो गए। ये मान में कैसे होने चाहिए? बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और प्रकृति में कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। और जब ये मिलकर किसी सिस्टम को या सिस्टमेटिक आपस में जुड़ेंगे तो ये जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है। नाम दे लीजिए इसको। तो हमने इसको नाम ए दिया और इसको नाम बी दे दिया। ये इसके सिर हो गए। द्विध्रुव की लंबाई को आपने टोटल एल का नाम दे दिया। अब एल को आधा आधा करने में L/2 इसलिए एल ना दीजिएगा, इसे नाम 2L दीजिएगा। इसका आपको फायदा होगा कैलकुलेशन में। अब इसके बाद क्या है? आप इसके मध्य बिंदु को तलाशें। तो आपने इसके मध्य बिंदु की खोज की, ये इसका मध्य बिंदु मिल गया। इस मध्य बिंदु को अब आपने ओ नाम दे दिया। तो इसकी कुल लंबाई कितनी ली थी? 2L ली थी। तो ए से ओ तक L हो गई और O से B तक भी L हो गई। ये इसकी लंबाई 2 हिस्सों में बढ़ गई। निरक्षीय स्थिति, मध्य बिंदु पर एक लंब की पोजीशन बना लीजिए जैसे मैंने बनाई। कितनी दूर तक पहुंचा दो? तो ये इसकी निरक्ष हो गई और इस निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है। तो निरक्षीय स्थिति क्या हुई? आप इसके मध्य बिंदु से कहीं दूर तक लंब खींच लीजिएगा तो वो इसकी निरक्ष की स्थिति हो जाएगी और उस स्थिति पर एक बिंदु को हमने रख दिया है। तो अब ये बिंदु जो कहलाएगा इसकी
निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु कहलाएगा। इस बिंदु की आपने दूरी जो है वो r मान ली है। क्या मान ली है? r मान ली है। अब आपको क्या करना है, यहां पर तीव्रता निकालनी है। तो एक बार तो प्लस क्यू से आप इसकी दूरी को फाइंड कीजिए, एक बार माइनस क्यू से। तो आप क्या करेंगे, जब इससे इस सिरे को मिलाएंगे इस तरह से, तो आपको ये दूरी पता होना चाहिए B से लेकर P तक की। तो इधर देखो, ये समकोण त्रिभुज बना है जिसमें आपको आधार पता है और लंब पता है। तो पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस से आप कर्ण को निकालें तो बीपी का वर्ग जो होगा वो आर का वर्ग और प्लस एल का वर्ग होगा। बीपी निकाल लीजिए तो इधर से वर्ग हटा के वर्गमूल आ जाएगा। तो आपको बी से लेके जो पी तक की दूरी मिलेगी वो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिलेगी। ये हो गई एक तरफ की दूरी। अब आपको दूरी चाहिए कहां से कहां तक? ए से पी तक चाहिए। तो आप क्या करें, ए वाले पॉइंट को पी वाले पॉइंट से मिला लीजिए। तो जब आप ए वाले पॉइंट को पी वाले पॉइंट से मिलाएंगे तो आपको अब सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? जितनी दूरी ओ से पी तक है, जितनी दूरी ओ से बी तक है, उतनी ही दूरी ओ से ए तक है। तो फिर ए से पी तक भी दूरी काहे से निकलेगी? पाइथागोरस से अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव को बनाया और उस वैद्युत द्विध्रुव पर मान में बराबर और प्रकृति में विपरीत आवेशों को रखा और द्विध्रुव की लंबाई को 2l मान लिया है। इससे, ठीक है, इसके मध्य बिंदु तक लंबाई दो भागों में बांट ली, ए से ओ तक l, ओ से बी तक l। फिर इसके बाद क्या किया, हमने इसकी निरक्ष को ढूंढा। तो निरक्ष कैसे बनाएंगे? मध्य बिंदु पर जो आपका लंब खींचेंगे वो उसका निरक्ष होगा। उस निरक्ष पे उठा करके एक बिंदु को रख दीजिए, वो बिंदु निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु होगा। अब हमें क्या करना है, तीव्रता निकालनी है। तो जहां पे निकालनी होती है वहां तक की दूरी पता होना चाहिए और जहां से निकालनी होती है वहां पर आवेश की मात्रा पता होनी चाहिए। तो यहां पर आवेश की मात्रा पता थी तो हमने यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली। दूरी निकालने के लिए जब हमने P को B से मिला के देखा तो हमें एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में अगर आपको लंब पता है और आधार पता है तो अकॉर्डिंग पाइथागोरस से आप कर्ण निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने A से P तक और B से P तक दोनों दूरियां निकाली। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। P पॉजिटिव है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये वाला इस वाले को धक्का देगा। जब धक्का देगा तो ये किसी की दिशा में इस तरह से आगे को बढ़ जाएगा, किसी की दिशा में बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये बढ़ गया इसकी दिशा में। तो किस वाले ने फोर्स किया? बी वाले ने पी पे अपनी दिशा में धक्का दे दिया। तो एक इंटेंसिटी यहां पे आ जाएगी, ई इकाई की बी की थी तो उसमें बी लगा देना। ये कैसा है? माइनस का। ये कैसा है? प्लस का। तो इस पी को ये अपनी ओर
खींचेगा, तो ये अपनी ओर इधर को खींच लेगा। ठीक है भाई। अब इधर देखो, आवेश की मात्राएं बराबर, ये दूरी बराबर, इसलिए आप ये निशान भी बराबर के लगाना। ये वाला अगर EB है, ये A पे था, इसे EA लगा लेना। अब इनको मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के साथ थीटा का कोण बना रही है। आप उस कोण थीटा को लिखें और इसके समांतर एक रेखा खींचकर यहां पर लाएं और इसे इधर की तरफ लगाएं। तो अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उन्हें तिर्यक रेखा काटती है, तो ये बने कोण एकांतर कोण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए जो कोण ये बनेगा वही कोण ये बनेगा, और जो कोण ये बनेगा वही कोण ये बनेगा। ये बन गए कोण। अब इधर देखो, ये एक दूसरे के बराबर तो है, मगर एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो इनका रिजल्ट किधर जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो ये क्या है, ध्यान से देखें। ऐसे करके मैंने एक बाई अक्ष खींचा, तो जरा पहले EB को देखो, क्या घटकों में टूट गई, 2 घटकों में टूट गई। तो जिसके साथ थीटा का कोण बनाते हैं, उस पर तो इनका घटक क्षैतिज घटक कहलाता है EB cos थीटा, और 90 माइनस थीटा पे EB sin थीटा आएगा। बिल्कुल यही काम इधर होगा। तो ये EA है, तो इधरी को EA cos थीटा होगा, और इधर को EA sin थीटा होगा। EA sin थीटा होगा। तो आपने क्या देखा कि EB cos sin थीटा और EA sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, मान्य भी बराबर है और क्रिया रेखा भी एक ही है। तो ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, लेकिन EB cos थीटा और EA cos थीटा एक ही दिशा में है, तो सदिश, तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो इन्हें जोड़कर है। ठीक है। तो अब हमारा क्या काम रह गया, हमने डायग्राम को खूब समझ लिया है। अब बारी किसकी रह गई, बारी इसकी कैलकुलेशन की रह गई। तो आप पहले A बिंदु के कारण P पर तीव्रता निकालें, B बिंदु पर आवेश है उसके कारण तीव्रता निकालें, और फिर ठीक है जो थीटा है कॉस उसको निकालें। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है और आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या कहा, ठीक है, जरा बात को सब ध्यान दें। ठीक है, मैंने प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता लिखी, तो प्लस Q कहां पर है, B पर है, तो मैंने इस पर B लगा दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश कितना है Q, और दूरी कितनी है अंडर रूट में r² प्लस l², उसका क्या है वर्ग। अब वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो हमारे पास EB 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन में r² प्लस l² बचेगा। अब ये कैसा है पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, तो इसे अपनी दिशा में धक्का दे देगा। तो आप लिखेंगे इसे दिशा में, क्या लिखेंगे दिशा में, बिल्कुल ऐसा ही -Q आवेश के कारण
कहां पर पी पर तीव्रता लिखें तो ई पे क्या ए 1/4πε0 के बिल्कुल ऐसा ही लिख दें r² प्लस क्यों लिख दें क्योंकि मान है कि दूरी है कि तो तीव्रता भी है कि फर्क कितना आएगा विपरीत दिशा में होगा इसमें विपरीत लिख दें। अब मैंने क्या कहा कि आपका जरा ध्यान देंगे हमारी बात पर कि दोनों अपने घटकों में टूट गई और बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या आएगी ये से वाले तो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए और जब ये कैंसिल हो गए तो फिर ई बी cos थीटा और ई ए cos थीटा जो है वहां पर क्या करेंगे आपका परिणामी तीव्रता को निकाल कर देंगे। तो जरा सा आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो बिंदु P पर हम परिणामी तीव्रता को निकालें तो बिंदु P पर क्या निकालेंगे परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो आप क्या करा करें कि जब E निकालें तो ई बी cos थीटा और ई ए cos थीटा को जोड़ दिया करें। जोड़ने के बाद क्या हुआ ई बी का मान ये रखें ई ए का मान ये रखें ठीक है। तो आपका क्या होगा E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन में r² प्लस l² cos थीटा फिर इसी को लिख दें 1/4πε0 के Q अपॉन में r² प्लस l² cos थीटा। अब देखें दोनों कैसे हैं एक जैसे हैं कितने टाइम हो गए 2 टाइम। तो आप क्या करेंगे ये ऐसा ही 1/4πε0 के और अब Q अपॉन में r² प्लस l² को कॉमन निकालें अंदर क्या बचेगा एक cos थीटा ये और एक cos थीटा ये। अब निशान आएगा प्लस का तो कितने cos थीटा हो गए 2 cos थीटा हो गए। समीकरण इसे आप 1 बना लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब मान किसका रह गया cos थीटा का निकालना मान रह गया। आप चित्र में जाएं ठीक है तो इधर देखें चित्र में जाइए चित्र में तो cos थीटा सब जानते हैं आधार बटे में कण होता है आधार बटे में कण होता है। अब आधार कितना है L कण कितना है r² प्लस l² की पावर रूट है और जो रूट होती है वो आधी पावर होती है आधी लगा दी मैंने कितनी होती है आधी पावर। क्या करें cos थीटा का मान उठाएं समीकरण 1 में रखते तो इधर देखें समीकरण 1 में cos थीटा का मान रखें मान रखने तो ई ऐसा ही 1/4πε0 के ऐसा ही ठीक है। मैं हट गया हूं एक बार आप देख लीजिएगा। अब Q अपॉन में r² प्लस l² ऐसा ही 2 cos थीटा की जगह पे L अपॉन में r² प्लस l² की पावर 1/2। अब Q इंटू 2L P होता है द्विध्रुव का आघूर्ण P होता है उसकी P लिख दिया और एक पावर ये है आधी वो है टोटल पावर कितनी हो गई r² प्लस l² की पावर 3/2 हो गई। तो असल व्यंजक तो ये है और न्यूटन बटे में कूलाम हो गया। लेकिन अब अगर R और L की तुलना की जाए R और L की तुलना की जाए तो आप क्या देखेंगे कि R की तुलना में L बहुत छोटा है
आगे के प्रोग्राम में आप एल को शिफ्ट नहीं करेंगे, एल को नहीं लेके चलेंगे, तो एल की वैल्यू यहां क्या कर दीजिएगा 0। तो जब वैल्यू 0 करेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी ऐसे रहेगा और आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस स्क्वायर से बटे की 2 कट जाएंगी क्योंकि पावर की पावर से गुणा होती है, इसलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपॉन में आर क्यूब बचेगा। और आप इसको न्यूटन प्रति कूलाम लिख के टॉपिक को यही खत्म करके परीक्षा में अपने 5 अंक हासिल कर लेंगे। तो आपने क्या देखा, क्या पाया, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ठीक है P अपॉन में R क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो उम्मीद तो करते हैं कि आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब वंदे भारत सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आया है। ठीक है, भारत का बंदा है, वंदे भारत सीरीज का दूसरा सवाल लिया है, आप फटाफट इसको तैयार कीजिएगा। तब तक के लिए वंदे भारत, जय हिंद, जय भारत।